दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक इमरजेंसी की, जिसे खुद से समझना कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपातकाल का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। और तीन तरह के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे। बाकी के दो आपातकालों की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या क्या आधार होते हैं। तो कुल तीन आधार होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। युद्ध का मतलब हुआ जब दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा हो तो उसे युद्ध कहा जाएगा। बाह्य आक्रमण का मतलब हुआ कि जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है, जैसा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया, तो यूक्रेन के लिए वह बाह्य आक्रमण कहलाएगा। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब हुआ कि देश के भीतर ही देश के ही लोगों द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया, यानी हथियारों के साथ विद्रोह कर दिया गया। युद्ध और बाह्य आक्रमण ये दोनों बाह्य आपातकाल के उदाहरण हैं, जबकि सशस्त्र विद्रोह ये आंतरिक आपातकाल का उदाहरण है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश पर की जा सकती है या उसके किसी एक भाग पर लागू की जा सकती है। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू किया गया है तो वो संपूर्ण देश पर ही किया गया हो। समय और परिस्थिति के अनुसार इसे या तो पूरे देश पर या फिर देश के किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। तो प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था। आपने कई बार यह शब्द सुना होगा, आंतरिक गड़बड़ी। तो प्रारंभ में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि शब्द बेहद अस्पष्ट था। इसको ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था कि आंतरिक गड़बड़ी यानी क्या। देश में गड़बड़ी है, शहर में गड़बड़ी है या किसी के पेट में गड़बड़ी है, ये बिल्कुल भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसका कि गलत फायदा उठा के 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लागू कर दिया गया था, जिसका कि बाद में काफी विरोध हुआ था। तो उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, जो कि शब्द अपने आप में समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ। सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के साथ सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देना। इसका एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ये याद कर लीजिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। यानी केवल प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है आपातकाल लागू करने के लिए, उसे पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए। दरअसल 1975 यानी 1975 में इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दे दी थी, जबकि मंत्रिमंडल को इसकी सूचना उद्घोषणा करने के बाद मिली, जिसका कि सभी ने बेहद विरोध किया। तो ये याद कर लीजिए कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। अब हम जानते हैं आपातकाल के लिए संसदीय अनुमोदन तथा उसकी समय अवधि के बारे में। आपातकाल लागू होने के बाद 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी आपातकाल लागू होने के 1 माह के भीतर यानी 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन अगर आपातकाल की घोषणा ऐसे समय पर होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। यानी लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के बाद 30 दिनों तक इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। एक बार जब आपातकाल का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों से हो जाता है, उसके बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। ये ध्यान रख लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों से एक बार अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी हर 6 माह में संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है, तो ये अनंत काल तक जारी रह सकता है। अब हम जानते हैं कि उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है, और ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यानी आप समझ पा रहे होंगे, राष्ट्रपति केवल एक उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को किसी भी समय वापस ले सकता है और उसे संसद के अनुमोदन की या संसद की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यानी आप समझ पा रहे होंगे, आपातकाल लागू करना तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसे हटाना बेहद सरल है। किसी भी समय राष्ट्रपति एक उद्घोषणा द्वारा आपातकाल को हटा सकता है, लेकिन ऐसा वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही करेगा आमतौर पर।
फिर हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम जानेंगे केंद्र और राज्य संबंधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम जानेंगे कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। यानी इसको हम समझ सकते हैं कि केंद्र अब राज्य के अधिकारियों को सीधे सीधे तौर पर निर्देश दे सकता है और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी कि वे राज्य के आदेश का पालन करें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। ये समझने वाली बात है। तो राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची, तो आप सभी को पता होगा कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो केंद्र अब राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, जिस पर कि सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि संविधान अब संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संघीय की जगह एकात्मक, यानी सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है केंद्र सरकार के पास। फिर है संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। यानी आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर जो भी कानून बनाए गए हैं केंद्र द्वारा, वह आपातकाल की समाप्ति तक 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। यानी आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेंगे और 6 माह के बाद वे स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएंगे। फिर अगला है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्य को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। तो जैसा कि स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आपातकाल के दौरान केंद्र से जो भी सहायताएं प्राप्त होती हैं राज्य को, केंद्र उन वित्तीय सहायता को या तो कम भी कर सकता है या बिल्कुल पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। फिर हम जानते हैं कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, तब लोकसभा के कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छे से देख लीजिए ये पॉइंट। जब आपातकाल लागू होता है, उस समय लोकसभा का कार्यकाल संसद में विधि बनाकर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आपातकाल की समाप्ति आज होती है, तो आज से 6 माह तक लोकसभा का कार्यकाल माना जाएगा, लेकिन 6 माह के बाद लोकसभा विघटित कहलाएगी। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि 5वीं लोकसभा यानी 1971 से 1977 का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार के समय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1971 से 1975 तक कार्यकाल होना था सामान्य रूप से, 5 वर्ष पूरे होते हैं। लेकिन 1976 और 1977 ये 2 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि उस समय आपातकाल की उद्घोषणा लागू थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को। अगर थोड़ा सा कठिन हो रहा है तो आप वीडियो को 1 या 2 बार और देख लीजिएगा, ताकि पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन 99% गारंटी है कि कोई भी सवाल, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, 99% सवाल इससे बाहर नहीं जा सकता। इसमें सारी चीजें कवर की गई। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करता है। ये बेहद अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपरों में पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, इसकी डिटेल्स भी हम अभी आगे देखेंगे। तो अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार, यानी जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर अनुच्छेद 358 के तहत की जाती है, तो स्वतः ही अनुच्छेद 19 लागू हो जाता है और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए जितने भी मूल अधिकार हैं, वे सभी अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं। जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, सिवाय अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार। हम इनको डिटेल में अभी आगे देखेंगे। ये अच्छे से देख लीजिए
कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार, आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वे स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो इनके निलंबन के लिए किसी अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए 6 मूल अधिकार स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाते हैं, यानी उनके लिए भी अलग से किसी प्रकार के आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अच्छे से देख लीजिएगा, पेपरों में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहीं से सवाल उठाया जाता है। तो अनुच्छेद 358 अच्छे से याद कर लीजिए। यहां हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 359 की। तो यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होगा जो राष्ट्रपति आदेश में वर्णित करते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अनुच्छेद 359 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति जिन जिन मूल अधिकारों का स्पष्ट तौर पर वर्णन करेगा, केवल वे ही मूल अधिकार निलंबित होंगे, इसके अलावा सारे मूल अधिकार जीवित रहेंगे। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो रहा था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति जब लिखित में जारी करेगा, तभी वे मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 20 के तहत तथा अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे किसी भी हालत में। ये कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनकी चर्चा हम फिर से अगले किसी वीडियो में करेंगे। अगला है निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकते हैं। यानी जो मूल अधिकारों को निलंबित किया गया है, वो या तो पूरे के पूरे आपातकाल की जो भी अवधि है, पूरी की पूरी अवधि तक निलंबित रहेंगे, या फिर राष्ट्रपति अगर स्पष्ट तौर पर मेंशन करते हैं कि इतने इतने समय के लिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा रहा है, तो वे फिर उतने समय के लिए निलंबित रहेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा उसके किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। यानी कोई मूल अधिकार या तो पूरे के पूरे देश के लिए निलंबित किए जा सकते हैं, या फिर उसके किसी एक भाग के लिए निलंबित किए जा सकते हैं। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों को कम या ज्यादा कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में अंतर क्या होता है। तो अनुच्छेद 358 ये केवल अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। बहुत अच्छे से देखिए इनको। जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अनुच्छेद 358 के तहत केवल अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, यानी इसका संबंध केवल अनुच्छेद 19 तक है। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अगर आपातकाल लागू किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति जिन भी मूल अधिकारों को निलंबित करना चाहे, अनुच्छेद 19 के अलावा भी उन्हें वे निलंबित कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है, यानी जैसे ही आपने अनुच्छेद 358 को लागू किया, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। बहुत ध्यान से देखिए, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। दोनों के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि पेपरों में बहुत डाउट होता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित की गई अवधि के लिए लागू करता है, और यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि हो सकती है या फिर अल्पावधि हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे चीजें क्या हो रही हैं। इसको पॉज करके आप अच्छे से समझिए। फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि अनुच्छेद 358 पूरे देश के लिए लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति दे देता है कि वह या तो पूरे देश के लिए लागू कर दे या फिर देश के किसी एक पर्टिकुलर भाग पर लागू करे। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। तो इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार हो चुकी है, याद रखिएगा। कब कब? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में। इनको हम डिटेल्स में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था,
तब वर्ष था 1962। चीनी आक्रमण के समय पहली बार आपातकाल लागू किया गया था, जो कि 1968 तक जारी रहा था। दोस्तों, इस टॉपिक का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। कोई भी सुझाव होने पर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।